Hello everyone, welcome back to our channel Education World EW. This is Nitika Mahajan and our today's topic is Bank Reconciliation Statement, about which we had already delivered one lecture in which we had started about the meaning of BRS and the causes of differences between cash book and passbook. BRS क्या होती है? This is a bank reconciliation statement in which we tally the cash book with the passbook, bank column of the cash book and passbook. ठीक है, इन दोनों के बैलेंसेस को हम चेक करते हैं, आइटम्स को चेक करते हैं और अगर उनमें कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको हम लोग टैली करेंगे. राइट, so let's start with our today's topic, that is significance of bank reconciliation statement. तो बेसिकली जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो आप लोगों के फ्रॉड्स को बता देती है, वो आप लोगों की एरर्स को शो करती है. समटाइम्स क्या होता है, हम लोग एक एंट्री को 2 टाइम्स जो है वहां पर लिख देते हैं या फिर एक एंट्री को हम लोग ओमिट हो जाते हैं. वी रियली फॉरगेट टू पुट दैट पर्टिकुलर एंट्री इन आवर कैश बुक. तो इस तरह के डिफरेंट केसेस थे जो हम लोग ऑलरेडी स्टार्टेड कर चुके हैं इन आवर फर्स्ट लेक्चर. तो उन्हीं तरह के जितने भी फ्रॉड्स हैं, एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, ओमिशंस हैं, उन सबको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के टाइम पर हम लोग देख सकते हैं. द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द एरर्स एंड मिसकैलकुलेशंस ईदर बाय द फर्म और बाय द बैंक आर आइडेंटिफाइड बाय दिस स्टेटमेंट. कोई भी अगर एरर्स हो रहे हैं, कोई भी आपके मिसकैलकुलेशंस हो रहे हैं, आप लोगों ने टोटल गलत कर दिया, आप लोगों ने एग्रीगेट गलत कर दिया है, तो उस केस में अगर फर्म की तरफ से है या बैंक की तरफ से है तो हम लोग इस स्टेटमेंट के थ्रू वो इजीली बता सकते हैं कि कहां पर प्रॉब्लम आई है. इट गिव सैटिस्फैक्शन टू द कस्टमर्स आल्सो. बैंक के हम लोग कस्टमर्स हैं. मेरा जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम था उसमें कुछ लॉसेस शो हो रहे थे. मैं बैंक को कॉल करूंगी, अभी कॉल द बैंक स्टेटमेंट, दोनों को टैली करूंगी और मैं सैटिस्फाई हो जाऊंगी कि अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी. The next point is minimizes the probability of fraud by the employee of the firm or the bank. अब पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी, स्टेटमेंट्स वगैरह का साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती थी, बट नाउ डेज इजीली हम लोगों को अवेलेबल होती है. ऑल द टाइम्स वैसे हम लोगों के पास अवेलेबल होती है बिकॉज डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग उन मोड्स को यूज करके अपनी बैंक स्टेटमेंट को उसी वक्त अपने फोन पर देख सकते हैं कि हाँ जी मतलब क्या क्या चीजें जो ट्रांजैक्शंस है उनको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. तो राइट नाउ ये आप लोगों के जो फर्म के हो गए या बैंक के हो गए जो भी एम्प्लॉइज हैं वो किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे नो व्हेन द बैंक स्टेटमेंट विल रिकंसाइल विद द कैश बुक स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली हमारा फ्रॉड जो है वो सामने आ जाएगा. And the last point is the checks deposits by for collection can be tracked by this also. जो भी आप लोगों ने चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस की हुई है, whether you receive the check, collected the check or wasn't to present the check or issued the check, तो वो सारी जो भी आपकी चेक्स हैं उनकी भी आपके पास एक नंबरिंग आ सकती है कि how many checks you have been issued, how many checks you have been collected. Okay, ये एक छोटा सा रेडी रेफरेंस मैंने बनाया है जस्ट अभी. आज जो है आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशंस बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना है तो बहुत इजी चैप्टर है, बट स्टिल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को अपने माइंड में रखना है. राइट, तो आज का लेक्चर में हम लोग अपना थ्योरी लेक्चर ही रखेंगे एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर जितने भी हमारे इलस्ट्रेशंस होंगे पर्टिकुलर केसेस के साथ रिलेट करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे. बट उससे पहले एक छोटा सा ये रेडी रेफरेंस बना हुआ है which reflects to items which increases the passbook balance, पासबुक के बैलेंस को बढ़ा रहा है और decreases the cash book balance. क्या हो रहा है, कोई भी एक आइटम एक ट्रांजैक्शन है अगर आपने उसको पासबुक पे रिकॉर्ड कर दिया और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो it will increase or decrease the balances of passbook as well as cash book or vice versa. तो अभी पहले हम लोग वो वाली आइटम्स रीड करेंगे जो आपके पासबुक के बैलेंसेस को बढ़ा देती है और कैश बुक के बैलेंसेस को कम कर देती है. The first point is check issued but not yet presented.
मैंने चेक इशू किया। किसको इशू किया होगा बेटा आप लोगों ने? कस्टमर को। कस्टमर को आप लोगों ने चेक इशू किया। जैसे ही चेक इशू किया तो आपने अपनी कैश बुक रिकॉर्ड की। कैश बुक रिकॉर्ड की तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज। चेक इशू करते ही हम लोगों ने अपनी कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज कर लिया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड। वो हमारे कस्टमर ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं। जब उसने प्रेजेंट किया ही नहीं तो मेरी पासबुक का बैलेंस जो है वो डिक्रीज नहीं हुआ। इट वॉज स्टिल रिमेन्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो इस केस में आपका पासबुक का बैलेंस जो है वो एज कंपेयर टू कैश बुक इंक्रीज हो गया और कैश बुक का बैलेंस एज कंपेयर टू पासबुक डिक्रीज हो गया। बच्चा बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, जब भी आप लोग चेक इशू करते हो और वो चेक जो है मेरा कस्टमर बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहा है, तो उस केस में एक्चुअल में क्या होता है कि जो मेरी कैश बुक है, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैं फटाफट से अपनी कैश बुक के बैलेंस को कम कर दूंगी और पासबुक का बैलेंस कम नहीं होगा। तो इस केस में आपका कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज शो हो रहा है, पासबुक इंक्रीज शो हो रहा है। इज दिस क्लियर पॉइंट? बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट्स मेड बाय द बैंक फॉर इंटरेस्ट। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, मैंने कुछ शेयर्स लिए हुए थे, मैंने कुछ सिक्योरिटीज परचेज की हुई थी। उस केस में क्या हुआ, बैंक ने, जब मेरा अगर बाई चांस सेविंग अकाउंट था, तो उस केस में बैंक ने मेरे लिए एक इंटरेस्ट अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्या किया? बैंक ने मेरे अकाउंट में एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करते ही पासबुक ऊपर निकल गई, बट आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटीमेशन रिगार्डिंग दिस ट्रांजैक्शन। मैंने अपनी कैश बुक को हाथ नहीं लगाया। आई लेफ्ट माई कैश बुक ऑन द अदर साइड। मैंने उसको साइड पे ही रहने दिया क्योंकि मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं थी कि मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो जब तक मेरे को नोटिफिकेशन नहीं थी मैंने कैश बुक वैसे ही रहने दी। बट बैंक ने क्या किया था, बैंक ने मेरा कैश जो बैंक बैलेंस था उसको इंक्रीज कर दिया बाय क्रेडिटिंग द इंटरेस्ट अमाउंट। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। मेरा कोई कस्टमर था, उसने क्या किया, उसने मेरे को इंटीमेट नहीं किया, मेरे बैंक अकाउंट में उसने डायरेक्ट जो है आजकल यूपीआई पेमेंट्स जो हम लोग करते हैं तो उसके थ्रू में भी हो सकता है मेरे कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, बट ही फॉरगेट्स टू टेल मी अबाउट इट। जब उसने मुझे बताया ही नहीं तो मैं अपने कैश बुक को कैसे भराऊंगी? बट बैंक में तो ट्रांसफर हो गए। जब बैंक में ट्रांसफर हो गया तो बैंक अमाउंट आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। योर पासबुक अमाउंट गेट्स इंक्रीज बट द कैश बुक अमाउंट रिमेन्स द सेम, इट इज स्टिल सेम। तो उस केस में क्या हुआ, आपका कैश बुक का बैलेंस एज कंपेयर टू पासबुक डिक्रीजिंग वे में जा रहा है और जो पासबुक है वो एज कंपेयर टू कैश बुक इंक्रीजिंग हो रही है। फाइन। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। जो भी मेरे शेयर्स मैंने खरीदे हुए थे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स मैंने की हुई थी, कुछ सिक्योरिटीज मैंने परचेज की हुई थी, उनके अगेंस्ट अगर कोई भी मेरा शेयर्स पर इंटरेस्ट आ रहा है, डिवेंचर्स पे शेयर्स पे डिविडेंड आ रहा है, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट आ रहा है, अदर सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, पासबुक ऑल्सो इन अपवर्ड पोजीशन और कैश बुक मुझे अगेन कोई नॉलेज नहीं है कि मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस पॉइंट। तो उस केस में आपके अगेन यही हो गया, पासबुक इंक्रीजिंग, कैश बुक डिक्रीजिंग। बेसिकली कैश बुक डिक्रीजिंग नहीं कर रही होती, कैश बुक जो है वो वहीं पर रहती है, अपनी जगह पर ही रहती है। बट अगर हम लोग पासबुक के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो वो हमें लगता है कि मेरी कैश बुक नीचे जा रही है, इट इज इन द डाउनवर्ड पोजीशन। Checks paid into the bank but omitted to be recorded in the cash book. मैंने चेक कलेक्ट किए हुए थे, मुझे किसी ने चेक इशू किए थे, मेरी पेमेंट करनी थी मेरे कस्टमर ने, उन्होंने मेरे को चेक दे दिया। मैंने चेक उठाया, बैंक में दे आया, बैंक उन्होंने वो जो अमाउंट था वो कलेक्ट कर लिया। तो उस केस में क्या हुआ, बैंक ऊपर निकल गया, पासबुक आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एड ऑन हो रही है,
गया। इस केस में मैं भूल ही गई कि मुझे अपनी कैश बुक में भी तो रिकॉर्ड करनी थी एंट्री कि मुझे किसी कस्टमर ने पेमेंट की है। तो इस केस में अगेन क्या हो गया, कैश बुक वहीं की वहीं रहेगी, पासबुक ऊपर के ऊपर निकलेगी। ठीक है, तो दीज आर द 5 आइटम्स, मे बी और भी आइटम्स हो सकते हैं, बट इट इज जस्ट अ रेडी रेफरेंस। इसमें हम लोग आपको जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, वो हम लोग क्लियर कर देते हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो मे बी हो सकता है देयर विल बी सम अदर पॉइंट्स जो आप लोगों के पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज करेगी और कैश बुक के बैलेंस को डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट, अब हम वो बड़ी आइटम्स देखेंगे जो पासबुक को डिक्रीज करती है और कैश बुक को इंक्रीज कर रही है। इस केस में क्या है, वो सारे वाइस वर्सा हो जाएंगे। जो आप लोगों ने पहले पॉइंट पढ़े ना, आइटम्स विच इंक्रीजेस द पासबुक बैलेंस एंड डिक्रीजेस द कैश बुक बैलेंस, वो सारे के सारे पॉइंट्स वाइस वर्सा होते जाएंगे। तब आप लोग चेक्स कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग चेक क्या करेंगे, पे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चेक्स सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, checks sent to the bank for collection but not yet credited by the bank। आप लोगों ने बैंक के पास कुछ चेक्स भेजे। अभी हम लोग 5th पॉइंट पढ़ के आए हैं, मैंने बैंक के पास चेक कलेक्ट करने के लिए भेजे बट उन्होंने चेक कर लिए, मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गई। इस केस में क्या हुआ, मैंने चेक भेजे, एक्शन वाज सेम, checks were sent to the bank for collection। लेकिन इस बार मैं तो लिख लिया, मैंने तो लिख लिया अपनी कैश बुक में, बट अभी तक वो चेक्स की में भी हो सकती है पेमेंट नहीं आई, या बैंक ने अभी तक मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं किया। अब क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, आपका कैश बुक नीचे रहता था, पासबुक ऊपर निकल गई थी, बट नाउ इज द केस कि मैंने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया बट बैंक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए। तो अगेन द सिचुएशन वाज कैश बुक ऊपर निकल गई हुई है, पासबुक नीचे रह गई है। फाइन। द सेकंड पॉइंट इज चेक्स पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। डू यू नो अबाउट व्हाट इज डिसऑनरमेंट ऑफ चेक? बेसिकली मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि डिसऑनर्ड क्या होते हैं चेक्स। जब भी हम लोग किसी से चेक्स रिसीव करते हैं, या मैं ही किसी को चेक पे कर रही हूँ, जब बैंक उस चेक्स को कलेक्ट करता है तो एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर चेक, जिसका इशूअर होता है जो चेक का, उसके अकाउंट में दैट मच अमाउंट या वो सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं होता। Just because of the lack of amount in that particular amount or account of issuer, the check becomes dishonored। वो चेक डिसऑनर हो जाता है। मुझे किसी ने चेक दिया, मैंने चेक उठाया, बैंक को दिया, ये कलेक्ट कर लेना। बैंक ने कलेक्ट करना था, अभी उससे पहले मैंने अपनी कैश बुक जो है मेंटेन कर ली, कैश बुक में अपना जो बैलेंस था वो इंक्रीज करके शो कर ली। मुझे तो पैसे आने ही हैं, जब मुझे पैसे आने तो मैं अपना बैंक बैलेंस जो कैश बुक का बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज कर लेती हूँ। बट एक्चुअल में हुआ क्या, वो चेक डिसऑनर हो गया। जब डिसऑनर हो गया तो पासबुक अगेन वहीं की वहीं रहेगी, जब अगेन वहीं की वहीं रहेगी, कैश बुक प्लस होगी, पासबुक माइनस होगी, दोनों में क्या आ गए, डिफरेंसेस आ गए। थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक on our behalf। sometimes we used to instruct our bankers कि मेरा मोबाइल बिल है, मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम्स है, मेरा रेंट है, तो ये आपने डायरेक्टली पे करने हैं, मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे कि टाइमली जो है ये अमाउंट अपनी अपनी जगह पे चली जाए। अब क्या हुआ, मैं भूल गई, 4 सितंबर को मेरा मोबाइल बिल अकाउंट जो था ड्यू हो गया हुआ था, मोबाइल बिल अमाउंट मेरे अकाउंट से डायरेक्टली कट गया हुआ है। 10 सितंबर को मेरे शॉप का बिल था, ड्यू था, पेमेंट हो गई है, इंश्योरेंस प्रीमियम से पेड हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स पेड हो गए हैं। भाई बैंक तो चलता ही जा रहा है, क्योंकि बैंक को तो आप लोगों ने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि इस पर्टिकुलर डेट को मेरे इस अमाउंट का ड्यू होता है और पे होना चाहिए, मुझे लेट फीस नहीं लेनी है, करते ना हम लोग। तो उस केस में बैंक तो बेचारा अपनी सारी ड्यूटीज निभा रहा है। बैंक ने क्या किया, मोबाइल बिल पेड, अपना शॉप रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, वाटर बिल पेड, पर मेरे को इधर ध्यान ही नहीं बिल्कुल भी कि अरे मेरे बैंक अकाउंट से तो पैसे कट रहे होंगे, मैंने अपनी कैश बुक तो रिकॉर्ड ही नहीं की है।
क्या हुआ, कैश बुक ऊपर ही रहेगी। इस केस में कैश बुक स्टिल रिमेन्स द सेम बट द पासबुक कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस कमीशंस एटसेट्रा डेबिटेड बाय द बैंक। अब ऑब्वियस है अगर बैंक मेरे को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो दे विल टेक कमीशन होता है, वो कमीशन ले रहा है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कब पता चलेगा जब स्टेटमेंट देखूंगी, वहां पर चेक करूंगी, अरे अच्छा ये 51 रुपीज उस टाइम के कटे हुए हैं, 68 रुपीज उस टाइम के कटे हुए हैं। बट नाउ प्रेजेंट में हम लोगों को कुछ नहीं पता है, कैश बुक अपनी सेम की सेम है और जो आपकी पासबुक है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, वो चार्जेस लगा रही है, कमीशंस ले रही हैं, ऑब्वियसली दे आर प्रोवाइडिंग अस द सर्विसेज, एंड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट उन्होंने भी तो चार्ज करना है, दे आल्सो वांट टू रन देयर बिजनेस, राइट। द फिफ्थ पॉइंट इज चेक इशू बट omitted to be recorded in the cash book। अब क्या कर दिया, तब मैंने चेक इशू किए थे, अपनी कैश बुक में लिख दिए थे, बैंक वालों के पास अभी आए नहीं थे। अब यहाँ पर क्या आ गया, मैंने चेक इशू किए बट मैंने अपनी कैश बुक पे लिखे ही नहीं। जब चेक इशू कर दिए, मैंने किसी को पेमेंट कर दी और कैश बुक पे चढ़ाई ही नहीं, तो कैश बुक तो वहीं रहेगी, बट चेक्स की बात थी तो बैंक से तो बेचारे पैसे कट जाएंगे। जब बैंक से पैसे आप लोगों के डिडक्ट हो गए तो बैंक आपका नीचे आ जाएगा, कैश बुक अगेन स्टिल रिमेन्स द सेम। दीज आर द 5 cases where decreases in the passbook balance or increases in the cash book balance. The next point is process for preparing BRS। BRS बनाते कैसे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। ये जस्ट हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इस कारण से मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इन आवर वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्रॉपर फॉर्मा बनाएंगे, उसके बेसिस पर हम लोग चेक करेंगे कि किस तरह से आपकी BRS बनती है। The first point is debit side entries of the cash book are tallied with the credit side entries of the passbook and vice versa। Fine। फर्स्टली आप लोग क्या करते हैं, कैश बुक के जितनी भी डेबिट एंट्रीज हैं उनको आप लोग रीचेक करेंगे क्रेडिट एंट्रीज ऑफ द पासबुक, और क्रेडिट एंट्रीज ऑफ द कैश बुक विल बी टैलीड विद द डेबिट एंट्रीज ऑफ द पासबुक। ये आप लोगों का फर्स्ट टास्क रहेगा। The second task will be the items appearing in the cash book and passbook must be ticked properly। जितनी भी टैली हो रही हैं आइटम्स उनको आप लोग टिकिंग करते जाओ। दिस इज जस्ट माई मेथड कि हम लोग किस तरह से, क्योंकि वी नीड द इजीएस्ट मेथड टू मेक दिस स्टेटमेंट। रीजन क्या है इसका, बिकॉज ये बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है और यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आप लोगों को आंसर ऑलरेडी ही पता होता है। जब आप लोग टैली करते हो ना, आपको तभी अपने आंसर का पता चल जाता है कि एक्चुअल में आंसर निकलेगा क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपकी कैश बुक है एक तरफ कैश बुक रखो, एक तरफ पासबुक रखो, दोनों की एंट्रीज को टैली किया, दोनों में टिकिंग करते रहे कि अच्छा ये अमाउंट, ये जो एंट्री है दोनों बुक्स में रिकॉर्डेड है, ठीक है, इतना कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो आइटम्स आप लोगों की अनमार्क्ड है, अब ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो इन्हीं आइटम्स में आई होगी, इसी कारण से मेरी कैश बुक जो है पासबुक के साथ मैच नहीं की, तो जो अनटिक्ड आइटम है वहां पर डिफरेंस निकलेंगे। एंड लास्टली द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ईदर द अमाउंट शोन इन द कैश बुक और पासबुक एट अ बिगिनिंग पॉइंट। तो बेसिकली आप लोगों की जो BRS है वो बनाते कैसे हैं, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, जो भी अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है वहां से स्टार्ट करेंगे, अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो वहां से स्टार्ट करेंगे, अगर कैश बुक का स्टार्ट बैलेंस है तो पासबुक का एंड बैलेंस आंसर आ जाएगा, अगर पासबुक का स्टार्ट बैलेंस है तो कैश बुक का जो एंड बैलेंस है वो उसका आंसर हो जाएगा। फाइन। तो ये जस्ट बेटा एक थ्योरी है, ये हमारा फॉर्मेट है, इस तरह से आप लोगों के BRS बनती है। द फर्स्ट पॉइंट इज बेटा आप लोगों को यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक आप लोगों का अगर है तो यहाँ आ जाएगा, अगर बैलेंस एज अ पासबुक है तो आपका बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ठीक है। उसके बाद कुछ आइटम्स हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हैं, जो भी आपकी आइटम्स क्रेडिट इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक उनको आप ऐड करते जाएंगे, जो आपकी कैश बुक में डेबिट हो गई हैं बट पासबुक में नहीं है उनको भी आप लोग प्लस करेंगे, जो आप लोगों की लेस वाली आइटम्स हैं डिडक्शन में जो आइटम्स जाएंगी
that is items debited in the passbook but not recorded in the cash book, and items credited in the cash book but not recorded in the passbook. This is just a format. Please do not get confused कि हमें समझ में नहीं आ रहा है. हमारा in the very next lecture हम बहुत सारे illustrations करेंगे. There will be a number of questions which we will go to solve the questions. वहाँ पर आप लोगों को this is the easiest statement. I am repeating again and again. This is the easiest statement जिसको आप लोगों को prepare करना है. Please do not get confused at this point. ये just एक format है. आपको मैं बहुत easy way बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों को BRS बनानी है. You do not have to remember the things. You do not have to cram the points. You just have to follow my जो भी मैं आप लोगों को मेथड बता रही हूँ. जस्ट हैव टू फॉलो माय मेथड कि किस तरह से आपको ये BRS बनानी है. आप लोगों को कोई भी जितने भी हम लोगों ने केसेस किए हैं उन केसेस को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उन आइटम्स को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर आपका BRS का बैलेंस बढ़ रहा है, कहाँ पर आप लोगों को कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है. प्लीज़ ज़्यादा मत सोचना. लेकिन जो अभी मैंने आप लोगों को एक थ्योरी करवाई है उस पर ज़रूर एक बार फोकस कर लेना. तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उन चीज़ों को समझा दिया गया है, एक एक वर्ड्स को करवाया गया है. The points necessary to understand the BRS. First, the date on which a BRS is prepared. सबसे पहले तो हमें यही बताना चाहिए. अब ऐसा ना हो एक तरफ से कैश बुक खोल ली मैंने 31 मार्च तक की और दूसरा जो BRS है वो मेरे पास 31 दिसंबर तक की पड़ी हुई है. नो, वी शुड नो अबाउट द डेट कि आपको कौन सी डेट्स का, कौन सी मंथ्स का, कौन से आप लोगों को फ्रैक्शन ऑफ टाइम का BRS का स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना है. द सेकेंड बैलेंस इज द कैश बैलेंस और पासबुक बैलेंस इज कंसिडर्ड एज अ बेसिस ऑफ BRS. जो भी आप लोगों के पास कैश बैलेंस अवेलेबल है या फिर जो आपका बैंक बैलेंस अवेलेबल है, पासबुक बैलेंस अवेलेबल है, दैट इज वेरी नेसेसरी और वही BRS का बेस है. दैट इज इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कैश बुक बैलेंस, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज अ कैश बुक बैलेंस, देन द एंडिंग पॉइंट विल बी द पासबुक बैलेंस. Right? Similarly, if the starting point is a passbook balance, then the ending point will be the balance as per the passbook. तो इस तरह से हम लोग बड़े आराम से, बड़े इजी वे में हम लोग BRS बनाना सीखेंगे. थर्ड पॉइंट है, सिंपल सा है. अगर आप लोगों का डेबिट बैलेंस इन कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक इंडिकेट्स दैट द अकाउंट हैज कैश डिपॉजिटेड इन इट and this amount can be treated as an asset of the firm. अगर आप लोगों की कैश बुक का डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इट इज एन एसेट फॉर द फर्म बेसिकली. एंड ऑन द अदर साइड ऑब्वियसली ये एसेट ऑफ द फर्म है तो ये हमारे लिए फेवरेबल अमाउंट है. बट ऑन द अदर साइड व्हेन द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, it means you are under the liability. You have an overdraft balance, that is withdrawal of cash has been in excess that of the deposits made, and it is basically treated as a liability for the firm and also called the unfavorable balance noted under the minus items. Fine. Next point is cash book balance increases by debiting an item to the cash book, while it decreases by crediting an item to the cash book. कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कैसे हो जाएगा? अगर हम उसमें कैश और डालेंगे. डिक्रीज कब हो जाएगा? जब हम उसमें से बाहर निकाल लेंगे, क्रेडिट कर देंगे अमाउंट. पासबुक बैलेंस डिक्रीजेस और ओवरड्राफ्ट इंक्रीजेस बाय डेबिटिंग एन आइटम टू द बैंक. अगर मेरा पासबुक का बैलेंस डिक्रीज कब करेगा? जब मैं वहां पर डेबिट करूँ. डेबिट करने का पासबुक मतलब क्या होता है? कैश, एक्सेस कैश को निकालना. While passbook balance increases or overdraft decreases by crediting an item to the passbook. Thank you so much for watching this lecture. Bye bye. Take care. Have a very nice day. But don't forget to subscribe our channel Education World EW. Bye bye.